अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इस वीडियो में हम जो फिज़िक्स 9th है न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नया कोर्स आया है, इसके जो डायनामिक्स 2 चैप्टर नंबर 4 जो है, इसकी शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अ लॉन्ग स्पैनर यूज्ड टू ओपन अ टाइटन नट्स ऑफ व्हीकल्स टायर while tightening a small nut extra long wrench is not suitable why। तो जब भी गाड़ी की टायर वगैरह जो हैं उनको नट्स को टाइट करने के लिए वो यूज़ करते हैं लॉन्ग स्पैनर। तो एक तो इसके बारे में पूछा गया है। दूसरा जो है, जो छोटे नट को ना वो टाइट करते हुए मतलब ज़्यादा बड़ा जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच वो यूज़ करना जो है वो सही नहीं है, नॉट सूटेबल। तो इसका भी रीज़न बता देना है। तो इसके आंसर में लिखेंगे अ लॉन्ग स्पैनर प्रोवाइडेड मोर टॉर्क। जो लंबा स्पैनर होता है वो ज़्यादा टॉर्क मुहैया करता है, यानी रोटेशनल फोर्स ज़्यादा उसमें होती है टू लूजन स्टबन नट्स, जो भी मतलब सख्त वाले नट्स हैं उनके लिए। हाउ एवर फॉर स्मॉल नट्स अ लॉन्ग रेंच कैन अप्लाई टू मच टॉर्क। उससे ज़्यादा यानी ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्क उसको मिलेगा, यानी जो रोटेशनल फोर्स है द नट और सराउंडिंग मटीरियल, तो उससे वो फिर डैमेज हो जाएगा ना, डैमेजिंग द नट और सराउंडिंग मटेरियल, यानी वो जो उसके इर्द गिर्द का मटेरियल है ना वो लोहा, वो सारा डैमेज हो जाएगा अगर एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच को यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। वाई आर डोर नॉब्स फिक्स्ड एट द एज ऑफ अ डोर। ये जो हैंडल है दरवाजे के वो एक किनारे पे क्यों फिक्स किए जाते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ द डोर नॉब इज़ एट द मिडल ऑफ द डोर। अगर ये दरवाजे के दरमियान में होगा तो क्या होगा। तो इसके आंसर में लिखेंगे डोर नॉब्स आर फिक्स्ड एट द एज टू रिड्यूस द टॉर्क, इसलिए ताकि वो जो टॉर्क है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सके। रिक्वायर टू ओपन या फिर क्लोज द डोर, जब भी आप उसको क्लोज या ओपन करेंगे दरवाजे को। इफ़ प्लेस्ड इन द मिडल, अगर उसको हम दरमियान में लगा दें नॉब को, द डोर वुड बी हार्डर टू ओपन, यानी मुश्किल होगी ना उसको एक साइड पे जब आप नहीं लॉक उसको लगाएंगे हैंडल को। तो ड्यू टू इंक्रीज्ड टॉर्क, क्योंकि टॉर्क उसका बढ़ जाएगा। रिक्वायरिंग मोर फोर्स टू रोटेट, यानी उसको रोटेट करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। थर्ड जो क्वेश्चन है, इफ़ यू ड्रॉप अ फीदर, अगर आप एक पंख को गिरा दें एंड जो बाउलिंग बॉल है फ्रॉम द सेम हाइट, दोनों को एक ही हाइट से, विच वन विल रीच टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट। तो उनमें से कौन सी जो है पहले टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करेगी। तो विच वन विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, और कौन सी जो चीज़ है इन दोनों में वो पहले ग्राउंड को हिट करेगी। इसके आंसर में लिखेंगे द फीडर रीचेज टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट। क्यों वो फीडर जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी को पहले रीच करेंगे, तो उसका रीज़न लिखेंगे ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। द बाउलिंग बॉल हिट्स द ग्राउंड फर्स्ट, तो जो बॉलिंग बॉल है वो पहले हिट करेगी ग्राउंड को, बिकॉज इट हैज़ मोर मैस, एक तो उसका मैस ज़्यादा है और दूसरा रीज़न एंड लेस एयर रेजिस्टेंस, उसकी जो एयर रेजिस्टेंस है मैस के अकॉर्डिंग वो कम है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, वाई डू आइस स्केट्स एफर्टलेसली स्लाइड ऑन आइस वाइल शूज काज स्किडिंग। आइस स्केटर्स जो हैं वो बगैर किसी फोर्स के ही स्लाइड करते हैं आइस पे, जबकि शूज़ जो होते हैं वो स्किड करते हैं। तो इनका क्या रीज़न है ना। तो आइस स्केट्स जो हैं वो ग्लाइड करते हैं स्मूथली ड्यू टू, उनके रीज़न है ना, एक तो शार्प ब्लेड्स लगे होते हैं जो रिड्यूस कर लेते हैं फ्रिक्शन को। सेकंड में प्रेशर जो है मेल्टिंग आइस क्रिएट अ थिन वाटर लेयर, तो उससे बिल्कुल छोटी सी वाटर लेयर क्रिएट होती जाती है जिससे उसकी मतलब थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी उसमें, वो जब ऊपर स्लाइड करेंगे वो। तो उसके बाद रिड्यूस कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि सिर्फ वो जो ब्लेड वाला एरिया है वही कॉन्टैक्ट हो रहा है, बाकी सारा जो एरिया है वो तो इम्पटी ही होता है। तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से जो स्केट्स हैं वो एफर्टलेसली स्लाइड कर सकते हैं ना। शूज़ काज स्किडिंग ड्यू टू, उसके रीज़न है हाई फ्रिक्शन होती है ना जो रबर सोल्स हैं उनमें। दूसरा इंक्रीज्ड कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि पूरा शूज़ जो है यानी फुट के सारी की सारी जो निचली सरफेस है वो कांटेक्ट में होती है, तो इस वजह से वो फिसलने का सबब बनते हैं शूज़। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इट्स ईजियर टू पुश अ कार ऑन फ्लैट टायर्स देन इन्फ्लेटेड वंस। तो क्यों मतलब ये इजी है ना पुश करना कार को फ्लैट टायर्स के साथ, जबकि जो
इन्फ्लेटेड वंस है ना उसके मतलब मुकाबले में। व्हाट हैपन्स टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, तो उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है टायर और रोड के माबैन उसके बारे में भी बताना है। तो इसके आंसर में लिखेंगे जो फ्लैट टायर्स हैं इंक्रीज कॉन्टैक्ट एरिया, उससे कॉन्टैक्ट एरिया तो बढ़ जाता है ना जब वो अच्छे से फूले हुए नहीं होते। रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो उससे थोड़ी फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी, रोलिंग रेजिस्टेंस मतलब कम हो जाएगी, जिससे ईजियर टू पुश है, यानी उनको आसानी से पुश किया जा सकता है। जबकि जो इन्फ्लेटेड टायर्स हैं वो इन्फ्लेटेड जो टायर्स हैं ना सूजे हुए, डिक्रीज कॉन्टैक्ट एरिया, उनका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो कम हो जाता है और इंक्रीज होती है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाती है उनकी, जिसको आप रोलिंग रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसलिए उनको हार्डर टू पुश, यानी उनको पुश करना इसलिए मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन स्टैंडिंग ऑन अ पुश्ड स्कूल बस विच स्टैंड्स प्रोवाइड्स बेटर स्टेबिलिटी, यानी आप खड़े हैं तो कौन सा जो स्टैंड है वो ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी यानी तवाज़ुन आपको फ्राहम करेगा एंड प्रिवेंट्स बीइंग पुश्ड ओवर, और जब आप बचे रहेंगे ना एक तरफ दिक्कले जाने से या गिरने से। आगे उन्होंने खुद ही ऑप्शन भी बताई हुई हैं, लेग्स जॉइंट यानी दोनों पैरों को जोड़ के खड़े हों या थोड़ा अपार्ट, थोड़ा दोनों पैरों में फासला दिया हो। तो इसके आंसर में लिखेंगे लेग्स सेपरेटेड अपार्ट, अगर दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला दे के खड़े होंगे तो प्रोवाइड्स बेटर स्टेबिलिटी, तो आपको ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी ड्यू टू लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट। तो ये दोनों उसके रीज़न हो सकते हैं बेटर स्टेबिलिटी के। सेवंथ जो क्वेश्चन है, वाई इज़ अ मूविंग बाइसिकल ईजियर टू बैलेंस, जो मूविंग बाइसिकल है उसको आप आसानी से क्यों बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे मूविंग बाइसिकल इज़ ईजियर टू बैलेंस ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम एंड द जायरोस्कोपिक इफेक्ट। जायरोस्कोप जो इफेक्ट है ना, जिसको आजकल आप ये मॉडर्न डे डिवाइसेस में यूज़ कर रहे हैं जैसे टच मोबाइल्स में, गेमिंग वगैरह में, तो वो इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से उसको आप आसानी से बैलेंस कर लेते हैं। विच स्टेबलाइज द बाइक, यानी आप जिस तरफ गिर रहे होते हैं आप उसकी ऑपोजिट खुद को मूवमेंट देते हैं, जिससे बैलेंसिंग में ईजीनेस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई इज़ अ पेंसिल स्टैंडिंग ऑन द टिप अनस्टेबल, जब आप पेंसिल को टिप वाली साइड पे खड़ा करते हैं वो अनस्टेबल हो जाती है, यानी टॉपल होकर गिर जाती है ना। एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, तो उस टाइम उसके स्टेबिलिटी पे कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स टिप इज़ अनस्टेबल, वो जो पेंसिल टिप पे आप खड़ी की है आपने वो अनस्टेबल होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल बेस, उसकी छोटी बेस की वजह से, यानी टिप का जो बिल्कुल एज है ना एंड वाला वो बहुत छोटा है। इंक्लूड बेस साइज, जिसमें बेस साइज शामिल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके अलावा ये फैक्टर्स उसमें शामिल हैं। उसके अलावा एक्सटर्नल फोर्सेस है, यानी एयर है, एयर के पार्टिकल्स वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स इफ अ ड्राइवर टेक्स अ कर्व टू फास्ट, यानी वो जल्दी से ही मोड़ काट ले ड्राइवर, तो हाउ डज सेंट्रीपिटल फोर्स प्ले अ रोल, तो कैसे उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स रोल प्ले करती है। तो इसके आंसर में लिखेंगे टेकिंग अ कर्व टू फास्ट कैन काज स्किडिंग, तो उससे स्किडिंग हो सकती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स हेल्प्स मेंटेन सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। इनसफिशिएंट फोर्स काजेज लॉस ऑफ कंट्रोल, अगर वो फोर्स नाकाफ़ी होगी तो उससे फिर कंट्रोल जो है वो लूज़ हो जाएगा, यानी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी या फिर एक्सीडेंट का बायस बन सकती है। तो 10th जो क्वेश्चन है, हाउ डज टेंशन इन अ स्ट्रिंग वेरी व्हेन स्ट्रिंगिंग अ बॉल इन अ सर्कल, जब एक बॉल को आप सर्कल में घुमा रहे हैं जो कि स्ट्रिंग से बंधी हुई है रस्सी से, उसकी जो टेंशन है वो वेरी क्यों करती है, मतलब चेंज क्यों होती रहती है ना। व्हाट फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड, तो उसमें कौन सी फोर्सेस शामिल हैं। टेंशन वेरीज, वो क्यों चेंज होती है, मैक्सिमम होती है एट बॉटम, जो उसका बॉटम पॉइंट है, मिनिमम होती है एट टॉप, और हाईएस्ट पॉइंट पे वो टॉप पे होती है। फोर्सेस जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स
जिसको आप टेंशन भी कह सकते हैं, उसके अलावा ग्रेविटी और काइनेटिक एनर्जी। लास्ट जो क्वेश्चन है 11, वाई मस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मेंटेन अ स्पेसिफिक स्पीड। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सॉरी, वो ऑर्बिट को मेंटेन रखते हुए ना ख़ास उनकी स्पीड रहती है। तो इसके आंसर में लिखेंगे टू मैच अर्थ्स रोटेशनल स्पीड एंड रिमेन स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ, यानी वो स्पीड के साथ इस स्पीड के साथ चलते हैं जो स्पीड अर्थ की है। तो इस वजह से ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक ही पॉइंट पे है, क्योंकि ज़मीन की स्पीड के साथ साथ उनकी स्पीड भी सेम ही होती है। इंश्योरिंग कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, और इससे ये बात यकीनी हो जाती है कि कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है जब वो एक ही पॉइंट पे ज़मीन के ऊपर रहते हैं, यानी बिल्कुल सेम वेलोसिटी के साथ जिससे अर्थ जो है वो मूव कर रही है। यहाँ पे इनके जो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनको शॉर्ट करके लिखा है। इन क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग भी बना सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बहुत बड़ा करके लिखें। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।